नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में एक नए साल में। और इस नए साल में हम शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस से। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, हमने जर्नल एंट्रीज़ करना सीखा। हमने ये देखा कि जर्नल एंट्रीज़ में कौन से पक्ष में कौन सी एंट्री की जाती है। उसके अलावा हमने सारी जर्नल एंट्रीज़ की पोस्टिंग देखी, जिसे हम हिंदी में खतौनी भी कहते हैं। पोस्टिंग करनी सीखी हमने कि किस तरह से हम जर्नल की लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि हम अकाउंट्स में ड्यूअल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं या ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं हमारे हर एक अकाउंट के। तो जिस तरह से हमने जर्नल में एंट्री की थी और हमने देखा था हमेशा हर व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो हमारा गुड्स हो। तो हर एक एंट्री से हमारे दो पक्ष प्रभावित होंगे। तो जाहिर सी बात है हम हमारे हर जर्नल के जो भी हमने अकाउंट खोले हैं उस अकाउंट के दोनों पक्ष होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसी तर्ज पे आगे एक और स्टेटमेंट बनता है जो कि फिर से शॉर्ट फॉर्म है हमारे सारे अकाउंट्स का, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जिस तरह से हमने सारी जर्नल एंट्रीज़ को एक कंसोलिडेटेड वे में अकाउंट्स की तरह से दिखाया ताकि हमें पता चले कि हमारे डेटर्स का बैलेंस क्या है, कैश का हमारे पास में बैलेंस क्या है, उसी तरह से हम सारे अकाउंट्स को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो हमें कंसोलिडेटेड शीट लेने के लिए या एक ओवरव्यू लेने के लिए हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एंड दैट लिस्ट ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये अगर हम वर्ड पे जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस कोई ट्रायल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसेस का एक लिस्ट है। दैट ट्रायल का यहाँ पे वो मीनिंग ले सकते हैं कि एक बैलेंसेस की शीट है या बैलेंसेस की लिस्ट है। अब जाहिर सी बात है अगर हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो दोनों साइड्स यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आएंगी। और ये कहा जाता है कि अगर दोनों साइड्स इक्वल आई हैं इट मीन्स कि हमारा ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकली करेक्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल शब्द का यूज़ किया है। आइए देखते हैं इस शब्द का क्या मीनिंग है और क्या है ट्रायल बैलेंस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए शुरू करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द अकाउंट्स। यस, सारी जो टेबुलर फॉर्म जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी टेबुलर फॉर्म है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस स्टैंडिंग इन द लेजर। जो भी हमारे लेजर में खाते हैं उन सब के बैलेंसेस का ये लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दो तरह से बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आता है इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट and credit side of trial balance is equal, then we can say that books are arithmetically correct. Arithmetically correct का मतलब ये होता है कि हमने जो भी एंट्रीज की हैं वो अरिथमेटिकली करेक्ट हैं। अब कुछ लिमिटेशंस है ट्रायल बैलेंस की जो ये जताती हैं, जो ये बताती हैं कि सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, तो हम ये मानते हैं कि अरिथमेटिकली हमारा करेक्ट होगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता है कई चीज़ों को जो मैं आपको आगे बताऊँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहती है कि ये कोई अकाउंट नहीं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट माइंडेड गाइस। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंट्स। सो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉट एन अकाउंट बट लिस्ट। यस, सारे बैलेंसेस को हम एक ओवरव्यू की तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, तो मेरे अकाउंट में जो मेरे डेटर्स हैं या राम है उसका बैलेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा प्रिपेयर्ड व्हेन अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। पूरे साल में किसी भी डेट, जिस डेट को आपने अपने सारे अकाउंट्स बैलेंस किया है दैट इज़ द डेट व्हेन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
अकाउंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 31 मार्च को ही आप करेंगे, लेकिन आइडियली हम ये देखते हैं कि 31 मार्च को ही हम हमारे अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, इसीलिए ट्रायल बैलेंस भी 31 मार्च को मनाया जाता है। थर्ड है चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यस, ये मोटा मोटी यही बात है। इसके अलावा बेस फॉर फाइनल अकाउंट्स, जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स लिखे हैं उन्हीं बैलेंसेस को हम आगे P&L अकाउंट में ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे और बैलेंस शीट में ले जाएंगे सो बेसिकली दिस इज अ बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं और ट्रायल बैलेंस के कुछ लिमिटेशन है कि ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्यों दिखा रही है, बाकी एक्यूरेसी क्यों नहीं दिखा रही, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की थी लिमिटेशंस की, तो ट्रायल बैलेंस कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं ऐसी जो हम कर देते हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलती। सबसे पहले हम वो गलतियां देख लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल कब सेम नहीं आएगा। फर्स्ट एरर, मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा, तो मैं एंट्री करूँगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कैश अकाउंट में तो करेक्ट 1000 रुपीज़ लिख दिए, लेकिन फर्नीचर अकाउंट के सामने मैंने 500 रुपीज़ लिखे, तो हमारी जो भी ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल एक साइड से, यानी कि फर्नीचर की साइड में 500 रुपीज़ आएगा, तो फर्नीचर का जो अकाउंट है वो 500 रुपये से कम क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये एरर हमें ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं पूरी एंट्री ही ना करूं, ना ही मैं उसकी जर्नल एंट्री करूं, या मान लीजिए जर्नल एंट्री नहीं करूंगी, तो क्या होगा, वो एंट्री पूरी तरह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी ही नहीं, और अरिथमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा, लेकिन ये गलती तो है क्योंकि हमने वो एंट्री नहीं की। हमारे पास में फर्नीचर आ गया लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं की कैश में या फर्नीचर अकाउंट में, तो हमारे बैलेंसेस गड़बड़ आएंगे। हमारे ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा, दोनों साइड सेम होगी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक गलती है। तो लिमिटेशन से है कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है, वो बाकी की गलतियों को ढक देता है। तो वो जो वो गलतियाँ ढक देता है वही उसकी लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है ओमिशन। ओमिशन यानी कि भूल जाना, गलती। ओमिशन ऑफ द होल एंट्री, जब हमने पूरी एंट्री नहीं की तो वो एंट्री कहीं भी नहीं दिखाई जाएगी, एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज इट विल नॉट शो दैट। ठीक है। सेकेंड आता है पोस्टिंग एन आइटम ऑन करेक्ट साइड। साइड एकदम करेक्ट है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मुझे कैश अकाउंट में एंट्री करनी है, तो मैं करेक्ट साइड तो लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, साइड तो मैंने करेक्ट लिखी है, लेकिन मैंने कैश अकाउंट के बाद में फर्नीचर जो अकाउंट है मेरा, उसमें मैंने जो एंट्री करी है वो मैंने क्या किया, कैश जा रहा है क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा, और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया बाय कैश अकाउंट 1000, जबकि मेरे पास तो फर्नीचर आया था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो ये एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक को यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी बाय फर्नीचर अकाउंट। अब इस केस में क्या होगा कि मेरे कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 1000 रुपीज़, लेकिन और फर्नीचर अकाउंट में भी क्रेडिट में आ जाएगा कैश, नहीं पता चलेगा हमें, दोनों साइड सेम है। तो ये जो एंट्री है, इस तरह की जो एंट्री है, वो ट्रायल बैलेंस हमें एक्यूरेटली नहीं बताता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है रॉन्ग अमाउंट। मान लीजिए मैंने इन दोनों की ही साइड पे 10,000 लिख दिया,
तो 10,000 रुपीज़ पूरे ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड में आया, यानी दोनों साइड सेम हो गई। जब दोनों साइड सेम है तो हमारा ट्रायल बैलेंस शो करेगा। लेकिन क्या वो फर्नीचर हमारा 10,000 का था? क्या वो एक्यूरेट सिचुएशन शो कर रहा है? नहीं। तो अगेन दीज आर द लिमिटेशंस, और मान के चलिएगा कि लिमिटेशंस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि गलतियाँ ट्रायल बैलेंस में जो होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ज़रूर आता है कि किस किस वजह से। क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस पूरा पक्का सुनिश्चित करता है कि हमारे जो सारे अकाउंट्स हैं वो सही बने हैं? तो व्हाई डज इट चेक ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? तो ये आपको याद रखनी है गलतियाँ। फिर आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए कि यही एंट्री ले लेते हैं, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है। ये दोनों खाते सेम नेचर के हैं। मान लीजिए कि मुझसे गलती हो गई और मैंने फर्नीचर अकाउंट को पर्सनल अकाउंट मान लिया, या फॉर से नॉमिनल अकाउंट मान लिया। तो नॉमिनल अकाउंट अगर मैं मान रही हूँ तो नॉमिनल अकाउंट में जो एंट्रीज होती हैं वो थोड़ी अलग होती है पर्सनल और रियल अकाउंट से। कैसे? नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, जबकि बाकी केस में पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं रिसीवर को, जिसे मिल रहा है, और गिवर को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से रियल अकाउंट में हम डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर रूल चेंज हो गया और मैं प्रिंसिपल भूल गई और मैंने इसे कंसिडर कर लिया नॉमिनल अकाउंट, तो पूरी एंट्री ही चेंज हो जाएगी। लेकिन ट्रायल बैलेंस हमें इक्वल साइड शो करेगा, यानी दोनों साइड में इक्वल होगा सब कुछ। तो फिर से ये एक लिमिटेशन है। तो ये जो 4 लिमिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है, आपसे थ्योरी दे के पूछ सकता है कि भाई ओमिशन का क्या मतलब है और ये क्या मतलब है, या फिर इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि वाई ओनली अरिथमेटिकली करेक्ट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। न्यूमेरिकल कम आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो दे सकता है कि क्या क्या लिमिटेशन है या किस तरह से आप पता करेंगे कौन सा ऐसा नेचर ऑफ अकाउंट है, कौन सा ऐसा नेचर ऑफ ओमिशन है, गलती है, जो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस के मेथड। तो ट्रायल बैलेंस 2 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज टोटल्स मेथड, जिसमें कि हम हर खाते का, मान लीजिए कैश अकाउंट है और उसका जो टोटल बैलेंस है उन टोटल को दिखाया जाता है। तो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, और उसमें हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सीरियल नंबर लिखते हैं, क्योंकि हम डेट तो लिख नहीं सकते, सारे अकाउंट हमने 31 मार्च को क्लोज किए, तो हम सीरियल नंबर लिखते हैं कि हमारे पास कितने खाते हैं, उन सभी खातों की हम एंट्री करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद में आता है पर्टिकुलर्स। या फिर आप लिख सकते हैं हाँ, तो देखिए टोटल्स मेथड में ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सीरियल नंबर जो हमारे अकाउंट्स हैं उन सबका सीरियल नंबर लिखते हैं। नेम ऑफ अकाउंट कि कौन सा खाता वो है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते क्योंकि हम अकाउंट्स को कंसोलिडेटेड वे में लिख रहे हैं, तो हम नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं। इसके बाद लेजर फोलियो, लेजर में हमने उस खाते का बैलेंस या टोटल किस पेज पे निकाला था ताकि हम तुरंत उसको टैली कर सकें। फिर अगर हम टोटल्स मेथड फॉलो कर रहे हैं
टोटल्स मेथड फॉलो करें तो हम डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिखते हैं, लेकिन अगर हम बैलेंसेस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। और इस तरह से हम किसी भी खाते की, किसी भी लेजर की ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब हम टॉपिक नया शुरू करते हैं जो कि है एडजस्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपने कई जगह पर देखा होगा कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड लिखा होता है। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, कुछ भी नहीं है। ये कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड होता है। इसी तरह से अगर मैं इनवर्ड आउटवर्ड की बात करूं तो एक और टर्म होता है जो कि है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न्स आउटवर्ड। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी हम किसी से कोई भी माल परचेज करते हैं तो वो बंदा हम हाथ में उठा के तो ला नहीं सकते। बहुत सारे गुड्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है एसी का, तो क्या मैं सारे एसी हाथ से उठा के ला सकती हूँ वन बाय वन? नहीं। उसके लिए मैं कोई लॉरी लगाऊंगी या मैं उसको ट्रक या मैजिक में लोड करा के लाऊंगी। तो उसे हम कहते हैं कैरेज या कार्टेज, जैसा हमने पहले वो डिस्कस किया था। अब ये कैरेज अगर इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड का मतलब ये है कि जब हमने माल खरीदा, परचेज किया, तो हमने कैरेज आया होगा हमारे बिल्डिंग में, तो हमने पे किया पैसा। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को समझना ज़रूरी है। हमने जब इनवर्ड हमारे पास सामान आया तो वो जो कैरेज है वो हम पे करते हैं, वो चढ़ाते हैं माल को। कई बार इस तरह से भी डिस्कशन हो जाता है या फिर डिसाइड हो जाता है कि वो पे करेंगे या हम पे करेंगे, वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव चलता है। लेकिन कैरेज इनवर्ड आप हमेशा जो लेंगे वो किस तरह से लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस हैं, ये डील में जैसा डिसाइड हुआ है। अब मेन बात आती है रिटर्न्स इनवर्ड या रिटर्न्स आउटवर्ड। तो आप क्या समझते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड और रिटर्न्स इनवर्ड दोनों सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न से रिलेटेड हैं। अगर हमारे पास रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि हमने किसी को सेल किया था हमारा प्रोडक्ट और अब वो हमें रिटर्न कर रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसे पसंद नहीं आया हो, क्वांटिटी सही नहीं आई हो, क्वालिटी सही नहीं आई हो, या क्वालिटी क्वांटिटी सही हो लेकिन उसे पसंद नहीं आया हो, या उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया हो। तो रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है द रिटर्न्स विच आर कमिंग इनवर्ड, दैट इज वी हैव सोल्ड देम अर्लियर एंड नाउ द पीपल आर रिटर्निंग द गुड्स। सो ये याद रखिएगा आप, जो रिटर्न इनवर्ड है दैट इज सेल्स रिटर्न्स। तो अब अगर ये सेल्स रिटर्न है और सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, बताइए, आप बताइए, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा ऑपोजिट साइड में जाएगा सेल्स के, सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो डेबिट साइड में होगा। इसी तरह से रिटर्न्स आउटवर्ड, हमने किसी से माल परचेज किया था और अब हम उसे बाहर की तरफ भेज रहे हैं, यानी हम उन्हें वापस लौटा रहे हैं, तो हमेशा रिटर्न्स आउटवर्ड होगा परचेज रिटर्न्स। और चूंकि परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये आता है क्वेश्चन में और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न जिसका डेबिट बैलेंस होगा, और रिटर्न्स आउटवर्ड यानी कि परचेजेस रिटर्न जिसका कि क्रेडिट बैलेंस होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एडजस्टमेंट्स लेकर आऊँगी और एडजस्टमेंट्स के बारे में बताऊँगी कि उनका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, वो क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किस तरह से वो हमारे फाइनल अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। अलविदा।